नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। तो त्रिवेंद्र सरकार के बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से वो तैयार है। और वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस में आपसी समन्वय बिठाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कांग्रेस में दो फाड़ होने के चलते सदन में सरकार को घेरने के मामलों में विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है और हरीश रावत गुट के विधायकों ने इंदिरा हृदय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सदन में कांग्रेस कैसे एकजुट होगी। हालांकि हरीश रावत ने ये पहले कहा था कि आपसी गुटबाजी के चलते सदन में कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं होते हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च से गैरसैंण में उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र आहूत होना है। और तो ऐसे में विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार को कैसे घेरेगी। एक तो अपने आप में संख्या बल बड़ा कम है उत्तराखंड में, और जो संख्या बल है उसमें भी दो फाड़ दिखते हैं। एक गुट हरीश रावत का, दूसरा गुट इंदिरा हृदय प्रीतम का। तो ऐसे में आपसी समन्वय है नहीं। तो ऐसे में किसी भी मसले को अगर उठाना हो तो क्या उस बुलंदी के साथ, उस मजबूत तरीके के साथ वो उठा पाएंगे, ये सवाल। गैरसैंण में ये सत्र और बहुत सारे मसले हैं इस वक्त प्रदेश के, जिन मसलों को लेकर विपक्ष का इरादा तो है कि उनको उठाया जाए, लेकिन विपक्ष के जो विधायक है क्या वो अपने ही विधायकों का साथ देंगे। और हरीश रावत तो इस बात को पहले से खुलकर कहते आए हैं कि समन्वय नहीं दिखता है, वो एकजुटता नजर नहीं आती है। एकजुटता हो तो शायद कांग्रेस मजबूत दिखे, लेकिन क्या कांग्रेस मजबूती से सभी विधायक एक सुर में आवाज को बुलंद कर पाएंगे या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता पक्ष इससे कहीं ना कहीं खुश जरूर होगा, क्योंकि ज्यादा सवालों का फिर अगर फूट होगी तो सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिसके बाद से गुस्सा है लोगों में भी, खासतौर पर जो आबकारी नीति है। और इससे इतर भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर त्रिवेंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, जिनको लेकर सड़कों पर कांग्रेस पहले भी उतरी है। चाहे वो रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, हिलटॉप शराब का मसला हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले तो विपक्ष की स्थिति किस तरह की है वहां पर? क्या वाकई दो फाड़ हो चले हैं? और अगर दो फाड़ हो चले तो कैसे वो सवालों को उठाएंगे, कैसे मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे सदन में? राजीव, देखिए 3 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है राज्य सरकार का। और विधानसभा में जो स्थिति है, दलीय स्थिति है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 विधायक निर्दलीय हैं धनौल्टी से, और 11 विधायक हैं कांग्रेस के, और बाकी 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 11 विधायक कांग्रेस के हैं, उनमें 2 धड़े हैं, बिल्कुल एकदम बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। एक हरीश रावत खेमा है और दूसरा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का खेमा है। तो स्थिति ये होगी, पिछले दिनों जो देहरादून में जो सदन हुआ था उसमें जो विधानमंडल दल कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बात मानने से भी इनकार कर दिया था। सदन के भीतर की परंपरा और ये सब चीज़ें, कायदे कानून ये होते हैं कि लीडर पोजीशन या जिस भी दल का जो भी नेता होगा तो उसके संकेत पर ही उसके दल के सदस्य इतने ही आक्रामक होंगे जितना वो चाहेगा। किस तरह की रणनीति बनेगी, किस तरह की कूटनीतिक तरीके से सदन के भीतर सत्ता पक्ष का घेराव किया जाएगा। यहाँ 11 विधायक हैं, लोग कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं, या 11 से 1-2 ही हो गए हैं, मतलब 2 ही रह गए, एक इधर 2 धड़े हो गए हैं। इनकी शक्तियाँ लगातार कम होती जा रही है। सड़क हो या सदन हो, दोनों जगह कांग्रेस की फूट इतने बड़े पैमाने पर इतना व्यापक रूप ले चुकी है कि पार्टी के लिए सिरदर्द बन गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय दोनों एक जगह है, और हरीश रावत कैंप के जो कुमाऊं से जो विधायक आते हैं, जिनमें हरीश धामी है, करण महारा है, और जो दूसरे गोविंद सिंह कुंजवाल हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो सब एक तरफा आए हुए दिखते हैं। वो बिल्कुल लेकिन अजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि समस्या क्या है, क्योंकि विपक्ष में वो है, राज्य सरकार को लेकर मसले दोनों को तो एक जैसे हैं। तो ऐसे में दोनों एक साथ क्यों नहीं आवाज बुलंद करे? ऐसे में एक खेमा दूसरे खेमे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे में क्या समस्या है? क्योंकि दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उठाना। तो फिर एकजुटता के साथ क्यों नहीं? समस्या में राजीव समस्या महत्वाकांक्षा की है। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, कितने अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिलवाया जाए।
यदि सामान्य बहुमत पार्टी को मिल जाता है तो मुख्यमंत्री कौन बने, ये सारी लड़ाइयाँ उसकी चल रही हैं। वरना हरीश रावत तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। लेकिन आज ही रामनगर में वो प्रेस को संबोधित करेंगे किसी लोकल इशू पर। वो रोज़ यहाँ भ्रमण पर रहते हैं, आसाम के प्रभारी भी हैं, आसाम कम और उत्तराखंड में ज़्यादा रहते हैं। उधर प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष भी, जो इनका जो गुट है, वो भी चाहता है कि अगर इस बार चुनाव के बाद कांग्रेस को सामान्य बहुमत मिलता है, सरकार बनाने की स्थिति आती है, अगर इस बार भी हरीश रावत कैंप के पास मुख्य चीफ मिनिस्टर चली गई तो फिर उनका भी लंबे समय तक अवसान हो जाएगा, लंबे समय तक उनको राजनीतिक अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की, अपनी ईगो की, अपना जो एक तरह से कथित स्वाभिमान होता है उसकी चल रही है। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के जो दो खेमे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर साबित करने के लिए कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन शक्तिशाली है, कौन बड़ा नेता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी क्या पोजीशन रहेगी। जी राजीव। जी अजित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सत्ता पक्ष मजबूत होना चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन विपक्ष की भी मजबूती उतनी जरूरी मानी जाती है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है, विपक्ष अपने आप में टूटा फूटा दिख रहा है। आगे बढ़ने काशीपुर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अगर अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमर्जी का शिकार होना पड़ा तो अधिकारियों पर गाज गिरेगी। अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, हम शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारी सरकार शराब के काम को 100% बंद कर दी, लेकिन ये काम सरकार अभी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि माफिया प्रदेश को गलत दिशा में भटका सकते हैं। हम नियमों के तहत काम कर रहे हैं। शराब के दाम इसलिए कम करने का फैसला लिया गया है जिससे माफिया और शराब तस्करों को तस्करी से रोका जा सके। शराब के आवेदन आवंटन होते हैं, ठेकों के आवंटन होते हैं और निश्चित ही हमारी सरकार शराब के काम को 100% बंद करती है। लेकिन अभी यह सरकार इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि जो माफियागर्द लोग हैं, जो इस काम का नंबर 2 के तरीके से करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश को गलत दिशा में भटका सकते हैं। इस नाते अभी करारा प्रहार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत सख्ती के साथ शराब की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। तो आपने ये बयान सुना, शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, इसके साथ साथ खेल मंत्री भी यही हैं और ये बयान उन्होंने दिया। अब एक सवाल ये है, जो बात पच नहीं रही है कि तस्करी रोकने के लिए शराब की कीमतें कर दी गई, कम कर दी गई हैं। अब ये लॉजिक कितना आपको सही लग रहा है, ये सोचने वाली बात है, लेकिन लॉजिक कम से कम वो यही दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई और नई आबकारी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और इंदिरा हृदयेश ने कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है तो वहीं सरकार शराब सस्ते कर रही है। इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। 2 साल बाकी हैं, जैसे जैसे बारिश होती जाएगी गड्ढों के मुंह चौड़े होते जाएंगे, तो सरकार को स्वयं ही न देखना चाहिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ हल्की बातें हो जाती हैं उधर से। अरे भाई, आप सरकार में आप काम करिए, जब हम सरकार में थे हमने जो काम किया उसे आप पूरा नहीं होने दे रहे। तो उत्तराखंड में सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उत्तराखंड में शराब सस्ती होने जा रही है और इसी को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश का युवा पहले से ही नशे की गिरफ्त में है, ऐसे में शराब सस्ते होने पर युवाओं को नशे के दलदल से कोई नहीं निकाल पाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। जिस तरह से इन्होंने हमारा पूरा राज्य नशे में गिरफ्त में है, हम लोग उसको बढ़ावा ना दे करके जगह जगह उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। नशे को कम करने के लिए जो बच्चे उसके गिरफ्त में हैं कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने उसी को बढ़ावा देने के लिए शराबों के रेट कम कर दिए हैं। एक तरफ गैस महंगी हो गई है, आप देखिए रोडवेज में किराया बढ़ा दिया है। गरीब आदमी क्या करेगा, ना महिलाएं घर चलाना मुश्किल हो गया, दाल महंगी है।
तो दारू बिना एक मुक्ति नहीं, बिना दारू का की जुगती नहीं, ई देवभूमि में दारू की गंगा बगदी जाने रुकती नहीं। नरेंद्र सिंह नेगी ने कुछ वक्त पहले लाइनें लिखी थी और वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक नजर आ रही। बहरहाल अब आपको सीधे दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर है। इवांका ट्रंप आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और इवांका ट्रंप पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद उन्हें आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव करना है, यानी कि राजघाट भी वो डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। इस वक्त इवांका ट्रंप आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में विशेष इंतजाम है, विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी यहाँ पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति तो यहाँ पर रहेंगे ही और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इवांका ट्रंप इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। इवांका पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया, उनकी जो पत्नी है, वो भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में 10 दिनों तक चलने वाले अखिल भारतीय हिलास सरस मेले का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी शैली की थीम पर सजा ये मेला, जिसके लिए हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था, वो पहचान आज हमें इस मंच के जरिए देखने को मिल रही है। हमने कोशिश की कि ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरह के आयोजन होना चाहिए और जो हमारे वहाँ पर स्थानीय जो कलाकार भी होते हैं, हमारे उत्पादक भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, चाहे छोटे मोटे हों, उनको भी एक्सपोजर उनको भी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उनको। और बहुत अच्छी शुरुआत आज श्रीनगर में हुई है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इस मेले का रूप जरा और बेहतर होगा। अभी एक शुरुआत है, तो अच्छे ढंग से मेले आयोजित होंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में आयोजित हो रहे माउंटेनियरिंग समिट का शुभारंभ किया और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। समिट में होटल एसोसिएशन और माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सहयोग की अपील भी की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के 9 पीक पर पर्वतारोहियों के जाने में सहयोग और इसके साथ साथ राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन पर जानकारी जुटाने के लिए वक्त वक्त पर प्रतिनिधि मंडल भेजने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में हर काम करने का उन्होंने भरोसा यहाँ पर दिया। आज पे ट्रैकिंग एसोसिएशन के मेंबर से बातचीत की मैंने, उनके पॉइंट हमारे पॉइंट एक जैसे ही हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है, जिससे कि बिजनेस बहुत बढ़ेगा। एक जरूरी बात यह है कि इनको हमें पीक खोलनी चाहिए, जो पीक रास्ता रोका हुआ है वो खोलना ज़रूरी है। जो फीस चार्ज करते वो माफ़ करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है पब्लिसिटी करनी चाहिए। जब लोग टीवी खोलें तो देखें, गढ़वाल के बारे में बात करें, कुमाऊं के बारे में बात करें। राज्य में एक माउंटेनिंग समिट करने जा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो इसका जो रिजल्ट होगा इस कॉन्क्लेव का, जिसमें हम काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं, उसके यहाँ पे एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा, जिसके कि उत्तराखंड में टूरिज्म और स्पोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट को काफ़ी प्रोत्साहन मिले। उत्तराखंड सरकार के 4 धाम को लेकर लिए गए फैसले के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो भी उनके साथ में उठ गए हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्च न्यायालय में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जो 4 धामों का आधिपत्य अपने हाथों में ले लिया है, वो गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि एक जो विधेयक है वो लेकर आई है और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स मेरे पास हैं। उस कारण से हम यहाँ भी आशा करते हैं कि यहाँ की हाई कोर्ट मेरे पुरानी जजमेंट्स को देखकर भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत के विरुद्ध में है कि मंदिरों को अपने हाथ में लेने का, और इसीलिए हम इसके लिए अपनी पार्टी की जो स्टैंड है उसको सिद्ध करने के लिए मैं खड़ा हूँ। और कमल जगाती इसी पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कमल, जो देवस्थानम विधेयक है, ये स्वतः सुब्रमण्यम स्वामी ने संज्ञान लेते हुए उन्होंने याचिका दाखिल की है या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि जो पंडित थे वो इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, प्रदर्शन भी किया था, उनका कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और तब जाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कदम उठाया?
जी, लगातार जैसे जानकारियां बढ़ रही थी कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट बन गया है उत्तराखंड में, चार धाम को लेकर राज्य सरकार इसमें आधिपत्य जमाना चाहती है, तो राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे टेकअप करा और इसके बाद इसको जनहित याचिका के रूप में नैनीताल उच्च न्यायालय में दाखिल करा। उनका कहना था, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि देश भर में वो इस तरीके के जनहित याचिकाएं मंदिरों को लेके भी दाखिल करते रहे हैं और उन्हें जो जीत मिली है, वो जो आदेश है उसके आधार पर उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय से भी काफी राहत मिलने की आशा है। इसके अलावा देवस्थानम जो बोर्ड एक्ट है उसके अनुसार यहाँ राज्य सरकार जो अधिकार अभी पंडितों के पास, रावलों के पास है, उन सबको छीन करके अपने आधिपत्य करना चाहती है और केंद्र सरकार के आधिपत्य करना चाहती है। तो इसको लेके एक चैलेंज किया है जिस पर आज सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है कमल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस कानून को लेकर सुनवाई आज होनी है और बीजेपी के नेता बीजेपी सरकार के ही उठाए गए कदम पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। रामनगर में एक बार फिर से एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। यहाँ पर ऊंट पड़ाव के प्राथमिक विद्यालय को सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा चलाया जा रहा था, जबकि यहाँ पर कुल 307 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इस खबर को जब एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया तो शिक्षा विभाग हरकत में आया और संज्ञान लेते हुए कहा कि अगले सत्र से यहाँ पर 2 और शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई और अच्छे ढंग से हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, अब तक जो बच्चे जिनका सिलेबस बहुत छूट गया होगा, कई विषयों को नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि एक शिक्षक सभी विषयों में पारंगत नहीं हो सकता। एक शिक्षक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था और कई बच्चे छूट जाते हैं। तो ऐसे में 2 शिक्षकों की और नियुक्ति के आदेश दिए गए, लेकिन ये भी अपने आप में कम नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप संख्या बल देखें, वहाँ पर टीचर्स की संख्या और स्टूडेंट्स की संख्या देखें तो उसमें बहुत विशाल अंतर है। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और टीचर सिर्फ एक। और खबर जब एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई, हमने सवाल शिक्षा महकमे से पूछे कि आखिर ये किस तरह की स्थिति है। एक तरफ आप चाहते हैं कि पलायन रुके, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उनके घरों के आसपास मिले, और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि टीचर ही नहीं है, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ टीचर्स की कमी है। अब इस खबर को दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने 2 और शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। इस टाइम मेरे स्कूल में 307 बच्चों की स्टैंड है, जिसमें हर क्लास में 80, 85, 75 बच्चे हैं। और यहाँ पे पढ़ाने में बहुत परेशानी होती है। बच्चों की इतनी अधिक संख्या का भी सरकारी टीचर की संभावना हो गई है 2 आपकी न्यूज़ चलाने की वजह से 2 टीचर नए सत्र में आ जाएंगे। चलो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें महज 3 सेकंड के दौरान ही सड़क धराशायी हो गई। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही सड़क का नामो निशान मिट गया। महज 3 सेकंड के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह गई सड़क। इस वीडियो को एक बार फिर से गौर से देखिए। सड़क किस तरह 3 सेकंड के भीतर धराशायी हो गई। सड़क से गुजर रहे लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था, इसलिए वो वहीं पर रुक गए। इसके बाद लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। ये तस्वीर हल्द्वानी हेड़ा खान मार्ग की है, जहां पर पहले तो सड़क में हल्की सी एक दरार पड़ती दिखाई देती है, उसके बाद सड़क धंसने लगती है, फिर महज 3 सेकंड के भीतर ही सड़क का नामो निशान मिट जाता है। सड़क के दूसरे छोर पर खड़े कुछ लोग भी इसका वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो में और भी खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। सड़क के बड़े बड़े हिस्से किस तरह
मलबे के साथ नीचे की तरफ फिसलते जा रहे हैं। जिस जगह पर सड़क धंसी है वहां पर गहरी खाई बन गई है। अब इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक वो तस्वीर है जब सड़क में दरार पड़ रही थी और दूसरी में सड़क धंसने के बाद गहरी खाई बन गई है। अब आप सोचिए, अगर हादसे के वक्त यहां से कोई गुजर रहा होता तो उसका सामना सीधे मौत से होता। इस रास्ते से होकर इलाके के 40 गांव का आना जाना होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस सड़क से कितनी बड़ी संख्या में वाहन गुजरते होंगे। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी का। टिहरी में ओणेश्वर महादेव इलाके के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि जो कोई इनकी शरण में आता है उनकी मुराद पूरी होती है और खासकर निसंतान दंपति के लिए ओणेश्वर महादेव खास स्थान रखते हैं। तपस्थली है और यहाँ तकरीबन जो है 2 पट्टियों का कोण भूरा का यहाँ पर सबसे ज़्यादा 30 गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं। उनकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा है और संतान प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर मन्नत करने आते हैं। ओणपट्टी इलाके के लोगों की इस स्थान के प्रति मान्यता ऐसी है कि फसलों की बुआई हो या फिर कटाई, सबसे पहले ओणेश्वर महादेव के खेतों से इसकी शुरुआत होती है। देवता के खेत में पैदा होने वाली धान से शिवलिंग के ऊपर लेप लगाया जाता है। किसान हृदय से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान ओणेश्वर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर एक पहले से एक परंपरा चली आ रही है कि ओणेश्वर के मंदिर में जो भी आया है आज तक वो खाली हाथ नहीं गया। ओणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में आकर पूजा करने से निसंतान दंपति की गोद भर जाती है। यही वजह है कि ओणेश्वर महादेव मंदिर को श्रद्धा, विश्वास, प्रगति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए प्रदेश प्लस।